Hello everyone, my name is Vanshi and today we'll start with chapter number 9. The name of the chapter is Madam Rides the Bus. This chapter is written by Valikanan. अब इस चैप्टर में क्या है, आपको टाइटल से क्या पता लग रहा है? मैडम मैडम मतलब किसी लड़की की बात हो रही है, एक फीमेल की बात हो रही है। और किसकी बात हो रही है? बस की बात हो रही है। मतलब मैडम ट्रैवल करेगी बस से। इसमें एक बात हो रही है एक 8 साल की छोटी बच्ची की, जो जैसे सबके बच्चों की जिद होती है बचपन में, या क्रेज कह लो, कि उनको टॉयज चाहिए या उनको ब्यूटीफुल ड्रेस चाहिए या किसी को कुछ कार्स चाहिए। बट इनको है कि इनको बस जर्नी करनी है, बस से ट्रैवल करना है। क्योंकि जैसे इन उनकी एज में सारे बच्चे जैसे खेलते थे, 8 साल में हम खेलते ही हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, एंजॉय करते हैं, अलग अलग गेम्स इन्वेंट करते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं। बट जो गर्ल है इस स्टोरी में, वो उसका फेवरेट पास टाइम क्या था? पास टाइम मतलब हॉबी क्या थी? कि वो मतलब उसके गांव में सिर्फ एक ही बस आती थी, जो विलेज से टाउन और टाउन से विलेज आती थी। तो वो वहाँ पे विलेज में अपने खड़ी होकर उस बस को आते जाते देखती थी कि अरे हर बार पैसेंजर्स चेंज हो जाते हैं। वो बस ये देखती रहती थी और उसका मन करता था कि वो भी बस में ट्रैवल करे। तो आप कहोगे बस में ट्रैवल करना कौन सी बड़ी बात है, किसी को भी बोले और टिकट लेके बैठ जाए। बट उसके लिए पैसे जमा करना भी बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि उसको अकेले बस में ट्रैवल करना था। अब आप सुन के शॉक्ड हो गए होगे कि 8 साल की बच्ची अकेली ऐसे ट्रैवल कर सकती है बस में। तो उसको पैसे भी अब खुद जमा करने हैं और बस से खुद ट्रैवल करना है। ये एक बहुत सेंसिटिव और एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है। हमें इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आई एम डैम श्योर आपको भी ये चैप्टर, ये स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर। बिफोर यू रीड, in this sensitive story, an 8-year-old girl's first bus journey into the world outside her village is also her induction into the mystery of life and death. She sees the gap between our knowing that there is death and our understanding of it. ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि एक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, एक इमोशनल स्टोरी है। एक किसकी है? एक 8 साल की बच्ची की है, जो अपनी फर्स्ट बस जर्नी करेगी। मतलब अपने विलेज से बाहर पूरे वर्ल्ड को देखेगी कि विलेज के बाहर ही दुनिया है। उसको पहले लगता था कि उसकी दुनिया विलेज में ही है, बट फिर वो धीरे धीरे जैसे बड़ी हुई तो उसको पता लगा कि इससे बाहर भी कोई दुनिया है। तो अब वो वहाँ एक्सपीरियंस करना चाहती है उसको। इज़ ऑल्सो हर इंडक्शन इन टू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ. Induction means the process of introducing somebody to a new job, skill, organization and event at which this take place. मतलब एक यादगार मोमेंट हमारी ज़िंदगी का जो हम पहली बार करेंगे। इनटू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ, की क्या ज़िंदगी है और क्या मौत है। शी सीज द गैप बिटवीन आर नोइंग दैट देयर इज़ डेथ, की मतलब वो एक उसने एक गैप देखा कि हमें पता है क्या मौत होती है और हमने समझा कि क्या मौत होती है। उसके बीच के गैप को उसने देखा। नाउ एक्टिविटी फर्स्ट, look at the words and phrases given below, then put a tick against the ones you think you will find in the text. A set of passengers, get on the bus, get off the bus, platform, tickets please, a roar and a rattle, a row of seats slowing down to a crawl, blowing a whistle. तो क्या होता है इसमें? अब सेट ऑफ गेट ऑन द बस होगा, गेट ऑफ द बस होगा, सेट ऑफ पैसेंजर्स होगा, टिकट्स प्लीज़ and a row of seats or blowing a whistle. Next, you must have traveled by bus more than once. What can you see from a fast moving bus? Given below are some suggestions. Speak briefly about some of these scenes or about other such scenes that you have seen, or write sentences or two about them. This you have to do it by yourself. कि आप कभी बस में गए हो एक बार या उससे ज़्यादा बार, तो आप जब बस अपनी बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड में होगी तो आपको क्या दिखता है बाहर? तो आपको वो इन वर्ड्स, जैसे रिवर दिखती हैं
तो इससे एक दो सेंटेंसेस बनाने हैं, या क्राउड दिखता है, भीड़ भाड़ दिखती है, या ग्रीन फील्ड्स दिखती हैं, हिल्स दिखती हैं, ट्रीज, एनिमल्स, क्लोथ्स इन शॉप, तो आपको इसके बारे में 2 लाइन्स लिखनी है। ये एक बहुत लेंथी स्टोरी है, इसमें 4 पार्ट्स हैं, बट ट्रस्ट मी आपको ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी स्टोरी, आप जैसे जैसे पढ़ते जाओगे। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट। देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड Valliammai, who was called Valli for short. She was 8 years old and very curious about things. तो एक लड़की है जिसका नाम वल्ली है, और उसको फॉर शॉर्ट मतलब उसका निकनेम वल्ली है, और वो 8 साल की है, और वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस है चीज़ों को लेकर। क्यूरियस मतलब जिज्ञासु है बहुत ज़्यादा, उसको चीज़ों के बारे में, नई नई चीज़ों के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है। हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द डोरवे ऑफ हर हाउस वॉचिंग वॉट वॉज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड। और पास टाइम मतलब हॉबी, और उसकी फेवरेट हॉबी क्या है कि अपने घर के दरवाजे के बाहर खड़े होकर देखना कि सड़क पर क्या चल रहा है। There were no playmates of her own age on her street, and this was about all she had to do. अब उसके साथ प्लेमेट्स मतलब दोस्त जो उसके साथ खेल सके, उसके पास कोई ऐसे दोस्त नहीं थे जिनके साथ खेल सके, क्योंकि कोई भी उसकी एज का नहीं था उसके विलेज में, उसके गली में। और एंड दिस वॉज अबाउट ऑल शी हैड टू डू, और कुछ होता ही नहीं था तो वो यही करती थी कि वो खड़ी रहती थी दरवाजे के बाहर और देखती रहती थी आसपास क्या हो रहा है। प्लेमेट्स मतलब हम जिनके साथ खेलते हैं, जैसे आप अब क्लास में जिन फ्रेंड्स के साथ पढ़ते हो तो हम आप उसको बोलोगे क्लासमेट्स। कॉलेज जाओगे तो कॉलेज में जो दोस्त बोलेंगे बनेंगे आप उनको बोलोगे कॉलेज मेट्स। और जैसे बस में आप ट्रैवल करते हो, जैसे सॉरी स्कूल बस से, तो स्कूल बस में जो आपका फ्रेंड बन जाएगा तो आप उसको बोलोगे बसमेट। ट्यूशन वाला है कोई फ्रेंड तो उसको बोलोगे आप ट्यूशन मेट। देन बट फॉर वल्ली स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वॉज एवरी बिट एज enjoyable एज एनी ऑफ द elaborate गेम्स अदर चिल्ड्रन प्ले। और वो कह रहे हैं बट वल्ली के लिए घर के बाहर दरवाजे के बाहर खड़ा होना इतना ज़्यादा इंजॉयबल था, वो इतना ज़्यादा इंजॉय करती थी बाहर खड़ा होना, सबको देखना। जैसे बाकी बच्चे मतलब जब गेम इंटरेस्टिंग गेम्स खेलते हैं, या गेम जैसे कहते नहीं इन्वेंट करते हैं, समझाते हैं, वो सब तो वो इंजॉय करते हैं खेल कर, बट उसको वहाँ खड़े रहकर बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस। और जब वो सड़क पे देखती रहती थी सड़क को, तो उसको बहुत ज़्यादा अलग अलग जो कॉमन नहीं होता था, मतलब अनयूजुअल मतलब कभी कभी जो हो, वो एक्सपीरियंसेस उसको देखने को मिलते थे। आपको फ़ोटो में भी दिख रहा होगा कैसे वो बाहर देख रही है अपने दरवाजे से। द मोस्ट fascinating thing of all was the bus that travelled between her village and the nearest town। और उसके लिए जो मोस्ट फैसिनेटिंग था, फैसिनेटिंग मीन्स आकर्षक, वो थी वो बस जो ट्रैवल करती थी उनके गांव से नियरेस्ट टाउन तक, और नियरेस्ट टाउन से वापस आती थी उनके गांव में। इट पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आर वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक। और वो जो बस थी वो हर घंटे में उसकी गली से गुजरती थी, एक बार टाउन की ओर जाते हुए और एक बार वापस विलेज में आते हुए। द साइट ऑफ द बस filled each time with a new set of passengers was a source of unending joy for वल्ली। अब वो क्या बोल रहे हैं कि जो बस का नज़ारा था कि जिसमें हर बार उसमें जो पैसेंजर्स थे मतलब यात्री थे वो हर बार चेंज हो जाते थे, नए नए यात्रियों का होना जो वल्ली थी उसके लिए बहुत ज़्यादा खुशी का सिंबल था। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती थी इसको देखकर, जिसे हिंदी में हम कहते नहीं कि समाप्त ना होने वाला आनंद का स्रोत था। नेक्स्ट, डे आफ्टर डे शी वॉच्ड द बस एंड ग्रेजुअली अ टाइनी विश crept into her head
and grew there. She wanted to ride on that bus even if just once. अब दिन बीतते गए, एक दिन, 2 दिन, दिन जैसे बीतते गए, वो बस बस को देखा करती थी और धीरे धीरे उसके मन में एक छोटी सी विश आई, इच्छा आई। उसके मन में क्या आई और वो बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, इच्छा बहुत ज़्यादा बढ़ती गई कि उसको एक बार बस में ट्रैवल करना है, बस की सवारी करनी है। दिस विश बिकेम स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर अंटिल इट वॉज एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर। कि क्या बोल रहे हैं वो, कि उसकी जो विश थी वो दिनों दिन बढ़ती चली गई और ये एक दिन, मतलब एक, जैसे बोलते नहीं है, लालसा, तीव्र लालसा बन गई। नेक्स्ट, वल्ली, ओवरवेलमिंग डिजायर मीन्स तीव्र लालसा। वल्ली वुड स्टेयर wistfully at the people who got on or off the bus when it stopped at the street corner. Wistfully means longingly. कि मतलब वल्ली उदासी से उन लोगों की ओर एकटक देखा करती थी जब पैसेंजर्स बस से चढ़ते और उतरते थे। उसके गली के कोने पर जब वो बस रुकती थी तो पैसेंजर्स उतरते और चढ़ते थे, तो उनको बड़ी उदासी से वो देखा करती थी। Their face would kindle in her longings, dreams and hopes. If one of her friends happened to ride the bus and tried to describe the sights of the town to her, Valli would be too jealous to listen and would shout in English, "Proud, proud, proud." Neither she nor her friends really understood the meaning of the word, but they used it often as a slang expression of disapproval. Now, what do you mean by kindle? Sight, set alight, मतलब फीलिंग्स। अब वो क्या बोल रहे हैं कि अब उसके चेहरे पे एक अंदर से, जिसे कहते नहीं है, फायर, मतलब तड़प सी दिख रही थी, सपनों की, आशाओं की, एक जैसे बोलते हैं ना, वो ज्योति जलाते थे। और अगर गलती से उसका कोई भी दोस्त बस से ट्रैवल कर लेता था, बस की सवारी करता था और उसके सामने टाउन को डिस्क्राइब करता था, मतलब कि शहर का वर्णन करने की कोशिश करता था, तो वल्ली जो है उसकी बात सुनकर एकदम जेलस हो जाती थी। जेलस मतलब ईर्ष्या, उसको ईर्ष्या होती थी और वो अंग्रेजी में चिल्लाती थी, क्या बोलती थी, घमंडी घमंडी घमंडी। ना तो ये उसको खुद को पता था कि वो ऐसा क्यों बोलती है और ना उसके असली में दोस्त समझ पाते थे कि इस वर्ड का मतलब क्या है, वो ऐसा ये क्यों बारी बारी बोलती है। लेकिन उनको ये समझ आ जाता था कि ये इसका मतलब प्रयोग अनौपचारिक रूप से असहमति व्यक्त करने के लिए करती थी। नेक्स्ट, over many days and months, Valli listened carefully to conversation between her neighbors and people who regularly use the bus, and she also asked a few discreet questions here and there. This way, she picked up various small details about the bus journey. What do you mean by discreet questions? मतलब careful questions. फिर अब उसका मन तो था ही ट्रैवल करने का, तो वो क्या करती थी कि मतलब बहुत दिनों तक, कई दिनों और महीनों तक वल्ली ने अपने नेबर्स, मतलब पड़ोसियों और उन लोगों की बातें, जिसे कहते हैं ना, ध्यानपूर्वक सुनती थी और जो रेगुलर, मतलब नियमित रूप से बस का प्रयोग किया करते थे। और वो कुछ, और जिसे कहते हैं कि कुछ समझदारी पूर्ण क्वेश्चंस भी इधर उधर से पूछा करती थी, कि इस प्रकार उसने बस की यात्रा के बारे में अनेकों छोटी मोटी जानकारी प्राप्त कर ली थी। नेक्स्ट, द टाउन वॉज 6 miles फ्रॉम हर विलेज। और जो टाउन था वो 6 मील दूर था उसके गांव से। The fare was 30 paisa on one way, which is almost nothing at all, she heard one well-dressed man say. But to Valli, who scarcely saw that much money from one month to the next, it seemed a fortune.
अब जो बस का किराया था वो एक तरफ का क्या था, 30 पैसा था, जो कि ना के बराबर था। उसने ये एक मतलब जिसे कहते नहीं है, अच्छे घर के अच्छे कपड़े पहने हुए एक आदमी से सुना था, मतलब वो बहुत वेल सेटल्ड आदमी जैसे उससे सुना उसने। लेकिन जो वली थी उसके लिए, बट वो इतने पैसे एक महीने से दूसरे महीने तक मुश्किल से इतना पैसा वो देखती थी। तो और ये 30 पैसे उसके लिए एक अच्छी खासी रकम थी, और उनको जोड़ना मतलब बहुत मुश्किल था उसके लिए। द ट्रिप टू द डाउन टुक 45 मिनट्स। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स। उसके गांव से टाउन तक जाने में उनको 45 मिनट्स लगते थे बस में। On reaching town, if she stayed in her seat and paid another 30 paisa, she could return home on the same bus. और अगर वो बस में बैठकर टाउन पहुंच गई और अपनी उसी सीट पर बैठी रही जिसमें वो टाउन आई थी, और दोबारा पैसे भर दे, तो 30 पैसा दोबारा भर दे, तो वो वापस उसी बस में अपने विलेज में आ सकते हैं जिस बस में वो गई थी। दिस meant that she could take this meant that she could take the 1 o'clock afternoon bus, reach the town at 1:45 and be back home by about 2:45। अब उसने सब कैलकुलेट कर लिया था टाइम वगैरह भी, क्योंकि आप पैशन देख रहे हो कि वो कितनी पैशनेट है बस में ट्रैवल करने के लिए, कि 8 साल की उम्र में उसने पैसों का भी सब देख रही है, वो टाइम भी देख रही है, वो लोगों से पूछ भी रही है। तो अब उसने क्या लगाया कि अगर वो 1 बजे की बस ले ले तो वो 1:45 तक टाउन में पहुंच जाएगी और वापस अपने घर 2:45 तक आ जाएगी। On and on went her thoughts as she calculated and recalculated, planned and replanned। जो उसके थॉट्स हैं मतलब उसके जो विचार हैं वो आगे बढ़ते गए। जब वो कैलकुलेट करती मतलब गणना करती और दोबारा गणना करती, योजना बनाती और दोबारा योजना बनाती, मतलब उसके दिमाग में बस 24 घंटे यही चल रहा था कि उसको बस से ट्रैवल करना है कैसे भी करके। नाउ ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज वल्लीज फेवरेट पास टाइम? आंसर इज Wally's favorite pastime was standing in the front doorway of her house and watching what was happening in the street outside. Question number 2. What was the source of unending joy for Wally? What was her strongest desire? Answer is the sight of the bus that traveled between her village and the nearest town, filled with new set of passengers each time it passed through the street near her house was a source of unending joy for Valli. Her strongest desire was to take a ride on the bus someday. Question number 3. What did Valli find out about the bus journey? How did she find out these details? Valli found out that the bus journey to the town from her village was 6 miles and took approximately 45 minutes. The fare for a one way journey cost 30 paisa. She listened to the conversations carefully between her neighbors and the people who regularly took the bus trip and asked a few questions to gain some information and small details about the bus journey. Question number 4. What do you think Valli was planning to do? Answer is Valli was planning to travel on the bus and go to the town and return home on the same bus. She heard the onward journey fare was 30 paisa that took approximately 45 minutes to reach the town. In this way, she planned to stay in her seat and pay another 30 paisa for the return trip. This meant that she could take the 1 o'clock afternoon bus, reach the town at 1:45 and return home by 2:45 p.m. Now, second part. Well, one fine spring day, the afternoon bus was just on the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard
shouting, stop the bus, and a tiny hand was raised commandingly. अब क्या होता है कि ऑन वन स्प्रिंग डे, की खैर बसंत के एक सुहावने दिन दोपहर बाद वाली बस गांव से रवाना होने वाली थी और जो मेन, जैसे कहते हैं ना, मुख्य सड़क, मेन सड़क पर मुड़ने वाली थी, जहाँ से मतलब टाउन का रास्ता स्टार्ट होता है। तब चिल्लाती हुई एक छोटी सी आवाज़ उन्हें सुनाई दी, बस को रोको, बस को रोको। और एक छोटा सा हाथ आदेश देता हुआ उठाया गया था कि आपको बस को रोकना होता है तो आप ऐसे आवाज़ लगाते हो और हाथ उठाते हो ना कि रोको रोको बस रोको। आप ट्रेन में ऐसा नहीं कर सकते, बट बस और टैक्सी और ऑटो में आप ऐसा कर सकते हो। The bus slowed down to a crawl, and the conductor, sticking his head out of the door, said, hurry then, tell whoever it is to come quickly. It's me, shouted Valli. I'm the one who has to get on. Now, बस धीमी होती हुई रेंगने लगी और जैसे कहते हैं ना कि अगर किसी पैसेंजर को चढ़ना होता है तो बस एकदम, वो एकदम बीच रास्ते पर, आप कोई भी ड्राइवर बस नहीं रोक सकता, वो एकदम धीरे कर लेता है अपनी स्पीड, ताकि कोई पैसेंजर को अगर चढ़ना हो तो वो आराम से चढ़ सके। तो बस धीमी होती हुई रेंगने लगी और कंडक्टर ने अपना सर बाहर निकालते हुए कहा, तब जल्दी करो, जिसको आना है उसको कह दो जल्दी आए। फिर वल्ली ने चिल्लाया और बोला, मैं अकेली हूँ जिसे बस में सवार होना है, मतलब बस में ट्रैवल करना है। By now the bus had come to a stop and the conductor said, oh really, you don't say so. फिर क्या होता है, तब तक बस रुक गई थी और कंडक्टर ने कहा, ओ वास्तव में तुम ऐसा नहीं कहती। कि सच में, मतलब उसको भी बिलीव नहीं हुआ था कंडक्टर को। नेक्स्ट, yes, I simply have to go to town, said Valli, still standing outside the bus, and here is my money. She showed him some coins. फिर उसने क्या बोला, हाँ जी, हाँ, मैं बस से केवल शहर जाना चाहती हूँ, वली ने कहा, जो अभी भी बस के बाहर ही खड़ी थी। वो बस के बाहर खड़ी होकर उससे बातें कर रही थी, वो अभी तक बस में चढ़ी नहीं थी और वो उसको भी दिखा भी रही थी कुछ सिक्के। उसने कंडक्टर को दिखाया कि ये देखो मेरे पास पैसे भी हैं। ओके ओके, बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस। तो फिर सेट द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा ठीक है ठीक है, अगर तुम्हें शहर जाना है तो उससे पहले तुम्हें बस में चढ़ना होगा, तुम फटाफट बस में चढ़ जाओ। एंड ही स्ट्रेच आउट अ हैंड टू हेल्प हर अप, और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया ताकि जो वल्ली है उसका हाथ पकड़कर बस में आराम से चढ़ सके। नेवर माइंड, शी सेड, आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ, यू डोंट हैव टू हेल्प मी। बट उसने मना कर दिया उसकी हेल्प लेने से और बोला, नेवर माइंड, कि बुरा मत मानना, मैं खुद बस में चढ़ सकती हूँ, तुम्हें मेरी सहायता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। द कंडक्टर वॉज अ जॉली सॉर्ट फॉन्ड of joking. Oh, please don't be angry with me, my fine madam, he said. Here, have a seat right up there in the front. Everybody move aside, please. Make way for madam. बट जो कंडक्टर था वो, उसको ना मजाक करना बहुत पसंद था। वो एक, जैसे कहते हैं ना, खुश मिजाजी हंसमुख सा व्यक्ति था। तो जो कंडक्टर था वो एक हंसमुख मजाक करने वाला एक शौकीन आदमी था। तो उसने मजाक करते हुए कहा वल्ली से, ओह कृपया मुझसे नाराज़ ना हो मेरी अच्छी मैडम, यहाँ ठीक सामने सीट पर बैठ जाओ। और सबको बोला कि प्लीज़ आप एक तरफ हो जाओ और मैडम के लिए रास्ता दो। उसने ऐसे मजाक करना चाहा वली के साथ। इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ द डे एंड देयर were only 6 or 7 passengers on the bus. They were all looking at Valli and laughing with the conductor. Slack time means a time when there is not much work. मतलब खाली खाली सा दिन था और ज़्यादा बस में भीड़ नहीं थी, सिर्फ 6-7 पैसेंजर्स ही बस में थे और वो सब वल्ली की तरफ देख रहे थे और कंडक्टर ने उसका मजाक उड़ाया था तो वो सब भी उसके साथ हंस रहे थे। वल्ली वॉज ओवरकम
with shyness. Avoiding everyone's eyes, she walked quickly to an empty seat and sat down. तो वल्ली को बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट हुई, ऑफ कोर्स किसी को भी होगी, वो तो बहुत ही छोटी थी बल्कि उसको बहुत एम्बैरेसमेंट हुई, उसको लज्जा महसूस हो रही थी और सब उसको देख रहे थे, तो हर सबकी नज़रों से बचते हुए उसने फटाफट वो तेज़ी से खाली सीट देखी उसने और वहाँ जाकर बैठ गई. नेक्स्ट. May we start now, madam? The conductor asked, smiling. Then he blew his whistle twice and the bus moved forward with a roar. और फिर उसने बोला कि वल्ली से कि मैडम अगर आप ढंग से बैठ गए हो तो क्या अब हम बस को स्टार्ट कर सकते हैं, अब हम चल सकते हैं. मतलब हम मजाक करते हो ये वाली बात भी उसने करी, वो हंस रहा था. देन ही ब्लू हिज विसल ट्वाइस और उसने अपने सीटी 2 बार बजाई और बस, जैसे कहते हैं बस एकदम ऑन होती तो एकदम ऐसे शोर होता है ना, रोर सा, उस आवाज़ आई और बस आगे बढ़ने लगी. इट वॉज अ न्यू बस. Its outside painted a gleaming white and with some green stripes along the sides. Inside, the overhead bars shone like silver. Directly in front of Valli, above the windshield, there was a beautiful clock. The seats were soft and luxurious. अब बस का डिस्क्रिप्शन है कि बस कैसी थी. जो बस थी वो एक नई बस थी और इसके जो बाहरी साइडों पर हरी पट्टियों के साथ चमकीली सफ़ेद पेंट किया गया था और अंदर की तरफ जो सिर के ऊपर विंडशील्ड मतलब सिर के ऊपर डंडे होते हैं वो चांदी की तरह चमक रहे थे. और वल्ली के ठीक सामने एक शीशे के सामने शीशे के ऊपर एक सुंदर सी घड़ी लगी हुई थी. देन जो सीट्स भी थी वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थी, मतलब आरामदायक थी और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मतलब कोमल थी. Valli devoured everything with her eyes, but when she started to look outside, she found her view cut off by a canvas blind that covered the lower part of her window. So she stood up on the seat and peered over the blind. अब क्या होता है कि जो वल्ली है, वल्ली ने सब कुछ आंखों से देखा, मतलब वो हर चीज़ ऑब्जर्व कर रही थी. पर जब उसने बाहर देखना शुरू करा तो उसे पता चला कि जो खिड़की थी, खिड़की के जो निचले भाग में लगे मोटे कपड़े के कारण वह सही ढंग से नहीं देख पा रही थी. इसलिए वो सीट पर खड़ी हुई और पर्दे के ऊपर से देखने लगी. क्योंकि वो बाहर इंजॉय करने ही आई थी, वो व्यू देखने आई थी, वो एक्सप्लोर करने आई थी. अगर उसको यही सब नहीं मिलेगा तो उसको क्या फ़ायदा था इतना दूर आने का. देन the bus was now going along the bank of a canal. The road was very narrow. On one side there was the canal and beyond it palm trees, grassland, distant mountain and the blue sky. अब बाहर का व्यू वो बता रहे हैं कि कैसा था. बस अब एक नहर के किनारे के साथ साथ चल रही थी और सड़क बहुत ही नैरो थी. नैरो मतलब संकीर्ण थी. इसके एक तरफ नहर थी, इसके पीछे पाम मतलब खजूर के पेड़ थे, घास के मैदान थे, दूर पर्वत और नीला नीला आसमान था. On the other side was a deep ditch and then acres and acres of green fields, green, 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 as far as the eye could see. और दूसरी तरफ बस के क्या था, दूसरी तरफ गहरी खाई थी और फिर अनेकों एकड़ हरियाली से भरे खेत थे. हरियाली हरियाली, जहाँ तक आंखें देख सकती थी हरियाली ही हरियाली थी. नेक्स्ट. ओ इट वॉज ऑल सो वंडरफुल. बट ये सब बहुत ज़्यादा अद्भुत था. सडनली शी वॉज startled by a voice. Listen, child, said the voice. You shouldn't stand like that. Sit down.
फिर एकदम क्या होता है, अचानक अचानक वो एक कार आवाज सुनकर चौंकी। सुनो बच्ची, एक आवाज ने कहा, तुम्हें इस तरह खड़े नहीं होना चाहिए, बैठ जाओ। Sitting down, she looked to see who had spoken. It was an elderly man who had honestly been concerned for her, but she was annoyed by his attention. There is nobody here who is a child, she said haughtily. I have paid my 30 paisa like everyone else. Haughtily means proudly. फिर वो बैठी एकदम, नीचे बैठते हुए उसने देखा कि कौन है, किसने मुझे ऐसे बोला। तो वहां पे एक बूढ़ा आदमी था जो वास्तव में उसको उसकी कंसर्न था, वो वल्ली के लिए, मतलब उसके लिए चिंतित हो उठा। लेकिन वो आवाज जब उसने लगाई तो वल्ली का पूरा जो एक्सप्लोर कर रही थी, वो बाहर देख रही थी, उसका वो सारा माइंड अपसेट हो गया, और जिसके कारण वो उस एल्डरली मैन से नाराज हो गई थी। वहां पर फिर उसने क्या कहा, वहां पर कोई नहीं है जो एक बच्ची हो। उसने गर्व से कहा कि मैंने हर यात्री की तरह मैंने भी इस बस का किराया दिया है, मैंने भी अपने 30 पैसा भरे हैं, आप मुझे कोई नहीं होते मुझे ऐसे बोलने वाले। वो ना, मैं प्राउड फील कर रही थी कि हाँ मैंने भी 30 पैसा दिया है, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं भी एक मेच्योर एडल्ट हूँ। वो ऐसा बिहेव करना चाहती थी। द कंडक्टर चिम्ड इन, मतलब कंडक्टर ने बीच में धकल, मतलब जैसे दो लोग बात करते हैं तो एक बीच में जैसे इंटरप्ट कर लेता है या दखल अंदाजी कर देता है, तो कंडक्टर ने बीच में दखल दिया। ओ सर, बट दिस इज अ वेरी ग्रोन अप मैडम, डू यू थिंक अ मेयर गर्ल कुड पे हर ओन फेयर एंड ट्रैवल टू द सिटी ऑल अलोन। फिर उसने उसके को टॉन्ट दिया वल्ली को कि अरे सर आपको, अरे सर ये तो एक बहुत ही ग्रोन अप मैडम है, मतलब ये तो एक ऐसे मेच्योर लड़की है। क्या आपको लगता है एक छोटी बच्ची क्या अपना किराया खुद भर सकती है, और क्या शहर खुद अकेले जा सकती है। वल्ली शॉट एन एंग्री ग्लांस एट द कंडक्टर एंड सेड, आई एम नॉट अ मैडम, प्लीज रिमेंबर दैट, एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट। तो वल्ली को समझ आ गया कि वो कंडक्टर उसको टॉन्ट मार रहा है। तो एकदम वल्ली ने गुस्से में उसको देखा और उसको बोला कि सुनो, मैं कोई मैडम नहीं हूँ, और तुम ना ज़रा भूल चुके हो कि तुमने मुझे अभी तक ना टिकट नहीं दिया है, और तुम ध्यान रखना आज के बाद मुझे मैडम मत बोलना, प्लीज़ रिमेंबर दैट। आई विल रिमेंबर, द कंडक्टर सेड। फिर मिमिकिंग हर टोन, फिर जिस टोन में, जैसे जिस अंदाज से, जिस टोन में वल्ली ने कंडक्टर को गुस्से में बोला ना, तो वैसे ही उसकी एक्टिंग करते हुए कंडक्टर ने रिप्लाई करा, आई विल रिमेंबर, ठीक है मैं याद रखूंगा। एवरीवन लाफ्ड एंड ग्रेजुअली वल्ली टू जॉइंड इन द लाफ्टर। फिर सब हंसने लग गए, और फिर वल्ली को भी हंसी आ गई उसके ये अंदाज देखकर, तो वो भी सब की तरह हंसने लग गई। द कंडक्टर punched a ticket and handed it to her. Just sit back and make yourself comfortable. Why should you stand when you have paid for a seat? फिर कंडक्टर ने टिकट पंच की, मतलब आपने कभी बस में ट्रैवल करा हो तो वो 2 टिकट स्टेपल करके देते हैं, तो वो टिकट्स उसको दी, उसको हाथ में उसके थमाई और बोला कि चलो अब आप वापस बैठ जाओ और अपना कंफर्टेबल हो जाओ एकदम। और उसने बोला कि आप खड़े क्यों हो रहे हो, आपने तो पूरे सीट के पैसे दिए हैं, तो आप क्यों खड़े होके जाना चाहते हो। तो वल्ली ने क्या कहा, बिकॉज आई वॉन्ट टू। क्यों कहती, क्योंकि मैं ऐसा जाना चाहती हूँ, मेरी मर्जी। शी आंसर्ड स्टैंडिंग अप अगेन, और फिर वो खड़े होकर उसने आंसर करा कि मैं ऐसा खड़ा होना चाहती हूँ, मैं ऐसा चाहती हूँ, इसलिए मैं खड़ी हूँ। तो कंडक्टर ने क्या कहा, बट इफ़ यू स्टैंड ऑन द सीट यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ when the bus makes a sharp turn or hits a bump. That's why we want you to sit down, child. फिर कंडक्टर ने क्या कहा, बट अगर आप सीट पे खड़े होगे तो आप गिर सकते हो और आपको लग सकती है, जब भी बस ने ऐसे कोई शार्प टर्न ले लिया या कोई गड्ढा आ गया गड्ढे में, और या स्पीड ब्रेकर आ गया, तो ऐसे एकदम जंप नहीं होती बस, तो उससे आप गिर सकते हो और आपको लग सकती है। तो वो कह रहे हैं इसी रीज़न से हम सब चाहते हैं कि आप बैठ जाओ बच्चे, चाइल्ड मतलब बच्चे। फिर वल्ली ने कहा, आई एम नॉट अ चाइल्ड, आई टेल यू,
she said irritably. आई एम 18 years old. अब वो ना उसकी बारी बारी टॉन्ट पोकिंग से ना बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही थी. फिर उसने कहा, सुनो मैं बच्ची नहीं हूँ, आई एम नॉट अ चाइल्ड. मैंने आपको पहले भी बताया, आई एम 8 years old. फिर ऑफ कोर्स हाउ स्टूपिड ऑफ मी, 8 years माय. फिर उसने कहा, अरे हाँ हाँ हाँ, मैं भी कितना बेवकूफ़ हूँ, 8 years. अरे माय, वो माय पे ही रुक गया. द बस स्टॉप्ड. Some new passengers got on, and the conductor got busy for a time, afraid of losing her seat. Valli finally sat down. और फिर बस एकदम रुकी किसी बस स्टॉप पे, और फिर नए पैसेंजर्स आए बस में, और कंडक्टर बिजी हो गया टिकट्स देने में उनको थोड़े टाइम तक. और कहीं सीट ना चली जाए उसकी, तो वल्ली एकदम सीट पे अपनी बैठ गई. आपको भी जैसे कभी कभी, जैसे मेट्रो में फॉर एग्जांपल, मेट्रो तो बहुत कॉमन है, तो मेट्रो में आप चढ़ते हो और देखते हो आप बच्चे खेल रहे होते हैं, और एकदम किसी स्टेशन पे रुकती है और लोग आते हैं, तो बच्चे फटाफट अपनी सीट पे जाके बैठ जाते हैं कि उनकी सीट ना चली जाए उनसे. तो ऐसा ही कुछ जेस्चर वल्ली ने भी करा. एन elderly woman came and sat beside her. Are you all alone dear? She asked Valli as the bus started again. फिर एक बूढ़ी महिला आई और वल्ली के साइड में जाकर बैठ गई, और उन्होंने वल्ली से पूछा, आर यू ऑल अलोन डियर, क्या तुम बिल्कुल अकेली हो बच्ची यहाँ पे? शी आस्क्ड वल्ली एज द बस स्टार्टेड अगेन. बस फिर से चलने लग गई, तो उन्होंने ये सब वल्ली से पूछा. वल्ली फाउंड द वुमन एब्सोल्युटली रिपल्सिव. Such big holes she had in her earlobes, and such ugly earrings in them, and she could smell the betel nut the woman was chewing, and see the betel juice that was threatening to spill over the lips at any moment. Ugh! Oh, who could be sociable with such a person? Now, what is repulsive? Causing strong dislike. अब उसने, जो वल्ली है, उसको वो ओल्ड लेडी पूर्ण रूप से घृणित लगी. उसके कानों में बड़े बड़े सुराख थे, और उनमें बहुत ही भद्दी सी बालियां थी, और वह पान चबा रही थी जिसकी उसे स्मेल आ रही थी, और पान का रस किसी समय भी उसके होठों से बाहर निकलने को हो रहा था. मतलब मतलब एक ऐसे कहते नहीं आप, घृणा आ जाती है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा अजीब लगता है. फिर वो कह रही है कि इस प्रकार के व्यक्ति के साथ कौन सामाजिक व्यवहार कर सकता था. बट फिर भी उसने उनका रिप्लाई करा. क्या बोला? येस, आई एम ट्रैवलिंग अलोन, शी आंसर्ड कर्टली, एंड आई हैव गॉट अ टिकट टू. कर्टली मीन्स शोइंग डिस्प्लेजर. फिर उसने क्या बोला? हाँ, मैं अकेली यात्रा कर रही हूँ. एकदम ऐसे रूखेपन से जवाब दिया, और उसने बोला, मेरे पास टिकट भी है. आप ये देखो, टिकट टिकट टिकट. वो इतना ज़्यादा प्राउड थी और ऑब्सेस्ड थी कि उसने इतनी सी एज में वो अकेली ट्रैवल कर ली है, और उसने पैसे भी जोड़ लिए टिकट के. तो मतलब वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड और प्राउड थी खुद पे, और वो सबको सिर्फ यही चीज़ बोल रही थी. देन, yes, she's on her way to town, said the conductor with the 30 paisa ticket. Oh, why don't you mind your own business, said Valli. But she laughed all the same, and the conductor laughed too. और फिर कंडक्टर आ गया, और फिर उसने उसको टॉन्ट करा, पोक करा कि हाँ, यस बोला, यस. और ये अपने टाउन वापस, शी इज़ ऑन हर वे टू टाउन, और ये टाउन जा रही है, सेड द कंडक्टर, और विद अ 30 पैसा टिकट. और इसने पूरे 30 पैसे की टिकट लिया, वो भी उसका मजाक उड़ाते हुए ये बात बोल रहा था. और फिर वली ने उसके जवाब में कहा कि हाँ, कि आप तो अपना काम से मतलब क्यों नहीं रखते. और उसको ये बोलते हुए हंसी आ गई, और फिर कंडक्टर भी हंसने लग गया. बट द ओल्ड वुमेन वेंट ऑन विद हर ड्रिवल. इज इट प्रॉपर फॉर सच अ यंग पर्सन टू ट्रैवल अलोन? Do you know exactly where you are going in town? What's the street? What's the house number? You need not bother about me. I can take care of myself, Valli said, turning her face towards the window and staring out.
फिर अब क्या होता है कि जो ओल्ड वुमेन होती है वेंट ऑन विद हर ड्रिवल, ड्रिवल मीन्स सिली नॉनसेंस, कि जो वो बूढ़ी औरत थी वो बदतमीजी के साथ जा रही थी। फिर उसने वल्ली से कहा, क्या इतनी छोटी बच्ची को अकेला ट्रैवल करना, यात्रा करना उचित है? क्या तुम्हें ठीक ढंग से जानती हो तुम किस टाउन में जा रही हो, तुम कहाँ जा रही हो, कौन सी गली है, कौन सा मकान नंबर है? और फिर वली को भी गुस्सा आ गया और वली ने उनसे कहा कि तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे बारे में टेंशन मत लो, मैं खुद अपना ध्यान रखना जानती हूँ, खुद अपना ध्यान रख सकती हूँ। और ये कहते हुए वल्ली ने अपना मुंह खिड़की की तरफ कर लिया और बाहर देखना शुरू कर दिया, जो वो पहले एंजॉय कर रही थी बाहर का सीन। नाउ oral comprehension check. Question number 1. Why does the conductor call Valli madam? Answer is, the conductor called Valli madam because she was behaving like a woman in an audacious and smart manner. She did not accept his help to get onto the bus and was very quick in replying to the conductor's question. Amused by her antics and behavior, the conductor teased her by calling her madam. Question number 2. Why does Valli stand up on the seat and what does she see now? Answer is, Valli was enhanced by the view of the beautiful scenery outside the bus and was trying hard to look outside, but her view was blocked by the canvas blind and covered the lower part of the window. In order to catch a better glimpse, she stood up on the seat and peered over the blind. She saw the narrow road as the bus was going along the bank of canal plain, palm trees, grassland, distant mountains, green fields, and the blue sky. On the other side, there was a deep ditch, and many acres of green fields stretched far and wide, as much as her eyes could see. Question number 3. What does Valli tell the elderly man when she calls her a child? When answer is, when the elderly man on the bus referred to Valli as a child, she instantly replied that there was nobody on the bus who was a child. She further stated that she had paid her fare of 30 paisa like other passengers on the bus. Question number 4. Why didn't Valli want to make friends with the elderly woman? Valli was not interested in making friends with the elderly woman because she looked quite repulsive to her. She had big earlobes with bigger holes and wore ugly earrings. Besides, she was also chewing betel nut, and her mouth was also filled with betel juice that was likely to spill all over her lips. Seeing all this, Valli thought that the elderly woman was not sociable enough to be friends with. Now, third part, her first journey. What careful, painstaking, elaborate plans she had to make for it. She had thriftily saved whatever stray coins came her way, resisting her temptation to buy peppermints, toys, balloons, and the like, and finally she had saved a total of 60 paisa. How difficult it had been, particularly the day at the village fair. But she had resolutely stifled a strong desire to ride the merry-go-round, even though she had the money. What do you mean by thriftily? Spend money carefully and resolutely. Stiff-lid मतलब कंट्रोल्ड विद डिटर्मिनेशन। अब वो क्या बोल रही है कि उसकी पहली यात्रा कितने सावधानी पूर्वक, मेहनत से, बड़ी प्लानिंग मतलब योजना से उसकी इसकी तैयारी करनी पड़ी। जितने भी सिक्के उसके पास आए उसने सावधानी पूर्वक खर्च ना करके बचाए थे।
पेपरमिंट, खिलौने, गुब्बारे खरीदने के लालच को रोककर और अंत में उसने 60 पैसे बचाए थे। कितना मुश्किल था वह, विशेषकर गांव के मेले वाले दिन। परंतु उसने, जिसे कहते हैं ना, हड निश्चय से झूले पर बैठने की इच्छा को टाल दिया। हालांकि उसके पास पैसे थे। तो अब उसकी वो देख रहे हो डिटर्मिनेशन, कि अगर उसने मन में ठान लिया कि उसको बस में बैठना है तो उसने अपनी सारी इच्छाएं भी मार दी। उसने खिलौने भी नहीं खरीदे, उसने गुब्बारे भी नहीं खरीदे, और स्पेशली उसके गांव में मेला था, उसने तब भी अपनी सारी इच्छाओं को रोका। मेले में तो यही होता है ना, हर बच्चे के मन में आ जाता है, अरे हमें ये भी लेना है, हम ये भी ले लें, ये भी ले लें। बट उसने ये सब अपनी इच्छाओं को रोका और उसके जो मन में था उसने करके दिखाया। उसने पैसे बचाए, 60 पैसे, और बस में ट्रैवल करने आई वो। After she had enough money saved, her next problem was how to slip out of the house without her mother's knowledge. But she managed this without too much difficulty. Even day after lunch, her mother would nap from about 1 to 4 or so. Wally always used these hours for her excursion as she stood looking from the doorway of her house, or sometimes even ventured out into the village. Today, these same hours could be used for her first excursion outside the village. Ventured out means went cautiously और courageously. अब चलो, पैसे का इंतज़ाम तो उसने जैसे तैसे कर लिया। अब मेन दिक्कत क्या थी कि अब वो घर से बाहर कैसे निकले, कि और वो घर से बाहर भी निकले और उसकी मम्मी को पता भी ना लगे। तो उसने अब क्या तरकीब लगाई। अब वो क्या कह रही है कि पर्याप्त पैसे बचाने के बाद उसकी अगली समस्या क्या थी कि मम्मी को पता चले बिना घर से बाहर कैसे निकला जाए। पर यह उसे ज़्यादा, उसको ये सोचने में परेशानी नहीं हुई। उसने बिना अधिक परेशानी के कर लिया। हर रोज़ उसकी मम्मी दोपहर को भोजन के बाद 1 से 4 बजे तक झपकी लेती थी। नैप मतलब जो आप झपकी लो, झपकी को बोलते हैं नैप, तो नैप लेती थी। वल्ली हमेशा ये समय अपने एक्सकर्शन मतलब पिकनिक के लिए प्रयोग करती थी। जब वह घर के द्वार से बाहर देखती या कई बार वो गांव में बाहर निकल जाती। आज इसी समय गांव के बाहर उसके पहले पिकनिक यात्रा के लिए प्रयोग किया जा सकता था। यही टाइम उसका। The bus rolled on, how cutting across a bare landscape, now rushing through a tiny hamlet or past an odd wayside shop. Sometimes the bus seemed on the point of gobbling up another vehicle that was coming towards them, or a pedestrian crossing the road. Now, अब उसका एक्सपीरियंस कि बस कभी एक खाली, जिसे कहते हैं ना, भूखंड से गुजरती, कभी एक छोटे में कस्बे से और कभी पास की दुकानों से। कई बार बस दूसरे वाहन से टकराती दिखती, मतलब टकराती, एग्जैक्ट नहीं टकराती, ऐसे लगता कि अगर अरे अभी तो इन दोनों की टक्कर हो जाएगी, ऐसे दिखती जो उनकी ओर आ रहे होता। या कई बार सड़क पार करते हुए पैदल यात्रियों से। पेडेस्ट्रियन मतलब यात्री जो सड़क पार नहीं करते। But lo, somehow it passed on smoothly, leaving all obstacles safely behind. Trees came running towards them and then stopped as the bus reached them, and simply stood there helpless for a moment, but the side of the road before rushing away in the other direction. वो क्या बोल रहे हैं कि बट किसी तरह यह आराम से वहाँ से गुजर जाती, सारी रुकावटों को सुरक्षित पीछे छोड़ती। पेड़ उनकी ओर दौड़ते दिखाई देते, परंतु बस अब उन तक पहुँचती तो दूरी दिशा में दौड़ने से पहले एक क्षण असहाय से सड़क के किनारे खड़े दिखते। देन सडनली
Valli clapped her hands with glee. A young cow, tail high in the air, was running very fast right in the middle of the road, right in front of the bus. The bus slowed to a crawl, and the driver sounded his horn loudly again and again. But the more he honked, the more frightened the animal became, and faster it galloped, always right in front of the bus. अब क्या हो गया एकदम अचानक कि अचानक वल्ली ने खुश होकर ताली बजाई। एक छोटी गाय पूंछ ऊपर हवा में उठाए उनकी बस के सामने सड़क के बीच तेजी से दौड़ रही थी। बस धीमी होकर रेंगने लगी। एकदम ऐसे धीरे धीरे वो बस चला रहा था ड्राइवर, और ड्राइवर ने तेजी से बार बार हॉर्न बजाया कि वो जो काव है वो साइड हो जाए। बट वह जितना तेज हॉर्न बजाता वो जानवर उतना ही डरता और तेजी से दौड़ता हमेशा बस के सामने। नेक्स्ट, somehow this was very funny to Valli. She laughed and laughed until there were tears in her eyes. और ये सब देख के ना वल्ली को ये सब बहुत ज़्यादा फनी लगा उसको। मतलब उसने ये सब पहले कभी देखा नहीं था, और वो बच्ची थी। अगर वो कोई चीज़ ऐसी पहली बार देखेगी तो उसको बहुत ज़्यादा हंसी आएगी, और वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से हंसने लगी। वो तब तक हंसी जब तक उसके आंखों से पानी ना ही आ जाता। जब हम बहुत ज़्यादा हंसते हो, खुश होते हो, तो आपकी आंखों से पानी आता है ना, तो वैसे ही उसके साथ हुआ। "Hey lady, haven't you laughed enough?" called the conductor. "Better save some for tomorrow." फिर उसने कंडक्टर ने उसको पोक करा और बोला, "हे लेडी, अरे औरत सुनो, आज के लिए तुमने ज़्यादा नहीं हंस लिया? अच्छा होगा तुम अपनी हंसी को कल के लिए बचा लो." At last the cow moved off the road, and soon the bus came to a railroad crossing. A speck of a train could be seen in the distance, growing bigger and bigger as it drew near. अब क्या होता है कि लास्ट में गाय जो है वो सड़क से उतर गई, और शीघ्र ही बस रेलवे क्रॉसिंग पर आई, और दूर से आती हुई गाड़ी एकदम ऐसे कहते हैं ना धब्बे जैसी दिखती थी, और पास आते हुए बड़ी होती गई। ये चीज़ें आपने भी नोटिस करी होंगी जब आप कभी बस, ट्रेन या कार से ट्रैवल कर रहे होगे, तो जो बहुत ज़्यादा दूर चीज़ें होंगी जैसे पहाड़, तो वो आपको बहुत ज़्यादा छोटे दिख रहे होंगे, बट जब आप उनके पास जाते रहोगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा बड़े दिखते हैं। तो वैसा ही कुछ हो रहा था वल्ली के साथ भी। Then it rushed past the crossing gate with a tremendous roar and rattle, shaking the bus. Then the bus went on and past the train station. From there, it traversed a busy, well laid out shopping street, and turning entered a wider thoroughfare. Such big, bright looking shops, what literal displays of clothes and other merchandise, such big crowds. Thoroughfare means a busy public road, और merchandise means things for sale. अब क्या होता है कि फिर जो बस है वो क्रॉसिंग गेट से तेज़ी से गरजती खड़खड़ाती बस को हिलाती चली गई। तब बस आगे बढ़ी और ट्रेन स्टेशन से निकली। वहाँ एक व्यस्त, जिसे कहते हैं ना बिजी, दुकानों वाली गली से होते हुए एक जैसे ना चौड़े आम रास्ते पर प्रवेश किया। इतनी बड़ी चमकदार दिखने वाली दुकानें, कैसे कैसे चमकते कपड़े और दूसरे बेचने का सामान, इतनी ज़्यादा भीड़, वो ये सब वल्ली देख रही थी। Struck dumb with wonder, Valli gaped at everything. Then the bus stopped and everyone got off except Valli. फिर क्या होता है कि आश्चर्य से मुंह खोकर वल्ली ने हर चीज़ को देखा। तब बस रुकी और वल्ली के अतिरिक्त हर कोई उतर गया। मतलब टाउन आ गया था और सारे पैसेंजर्स उतर गए, बट वल्ली नहीं उतरी क्योंकि उसको उतरना ही नहीं था, उसको वापस जाना था विलेज। फिर क्या होता है, "हे लेडी," सेड द कंडक्टर, "आरंट यू रेडी टू गेट ऑफ? दिस इज एज फार एज योर 30 पैसे टेक्स ऑफ."
फिर उसने उसको मजाक बनाया क्या कि हे लेडी, अरे औरत तुम उतर जाओ, क्या तुम अभी रेडी नहीं हो उतरने के लिए? वो कहते तुमने जितने 30 पैसे दिए थे ना वो यहीं तक के थे, अब इससे ज़्यादा तुम 30 पैसे में आगे नहीं जा सकती, जितना था यहीं तक था। फिर नो, वल्ली सेड, वल्ली ने कहा नहीं, आई एम गोइंग बैक टू दिस सेम बस। शी टुक अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट एंड हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर। फिर उसने कहा नहीं, आई एम गोइंग बैक ऑन द सेम बस, उसने कहा नहीं मैं वापस इसी बस से जाऊंगी। और उसने अपने 30 पैसे अपनी पॉकेट से निकाले और वो उसके कंडक्टर के हाथ में कॉइन्स 30 पैसे के रख दिए। वाई समथिंग द मैटर? फिर उसने बोला अरे क्या बात है, कोई बात हो गई है क्या? फिर वल्ली ने क्या कहा कि नो नथिंग द मैटर, आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग अ बस राइड दैट्स ऑल। फिर उसने कहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस बस राइड करनी थी, बस में घूमना था तो ही मैं आई। फिर कंडक्टर ने क्या कहा डोंट यू वॉन्ट टू हैव अ लुक एट द साइड्स नाउ दैट यू आर हेयर? फिर उसने कहा अरे क्या तुम बाहर देखना नहीं चाहती, बाहर का नज़ारा, अब तुम यहाँ तक आई गई हो तो? फिर उसने कहा ऑल बाय माई सेल्फ, ओ आई हैड बी मच टू अफ्रेड। फिर उसने कहा अरे मैं खुद से देखूंगी, अरे नहीं नहीं मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। ग्रेटली amused by the girl's way of speaking, the conductor said, but you weren't afraid to come in the bus? फिर उसकी बातें सुनकर कंडक्टर भी एकदम, उसके वे ऑफ स्पीकिंग से कंडक्टर भी एकदम खुश हो गया, प्रसन्न हो गया जिसे हम कहते हैं। और उसने बोला कि बट यू वरंट अफ्रेड टू कम इन द बस, पर तुम बस में आने से तो नहीं डरी, अब तुम शहर में जाने से क्यों डर रही? फिर क्या कहा उसने, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, शी आंसर्ड, कि अरे कोई ऐसे कि ऐसे कोई डरने की बात नहीं है। तो उसने कहा वेल देन व्हाई नॉट गो टू दैट स्टॉल ओवर देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट ईदर। फिर उसने कहा अच्छा ठीक है, अगर तुम नहीं डरती तो चलो देखते हैं, क्यों क्यों ना ऐसा हो जाए तुम उस स्टॉल तक जाओ और वहाँ से कुछ पीने का ले आओ। अब अगर इसमें कोई डरने की बात नहीं है तो हम ऐसा करके देख लेते हैं। तो उसने कहा ओ नो आई कुडंट डू दैट। फिर उसने कहा अरे नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। फिर उसने कहा वेल देन लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक, कहती अच्छा चलो ठीक है, चलो मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक ले आता हूँ। तो उसने बोला नो आई डोंट हैव इनफ मनी, जस्ट गिव मी माई टिकट दैट्स ऑल। तो उसने कहा नहीं आप मेरे लिए कुछ मत लाओ, मेरे पास इतना पैसे नहीं है, बस ये लो पैसे और मेरी टिकट मुझे दे दो, बस इतना ही। फिर उसने कहा इट विल बी अ इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग। तो उसने कहा नहीं वो मेरी तरफ से एक ट्रीट होगी, ट्रीट मतलब एक पार्टी होगी, आपको उसमें पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो उसने कहा नो नो नो, शी सेड फॉर्मली, प्लीज़ नो। उसने एकदम पूरा ऐसे कड़क होकर कहा नहीं 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 प्लीज़ नहीं। द कंडक्टर shrugged and they waited until it was time for the bus to begin to return journey. Again there weren't many passengers. अब क्या होता है, फिर वो बस मतलब वेट करने लग गए कि वापस बस कब चले दोबारा अपनी रिटर्न जर्नी पे, और तब भी दोबारा ज़्यादा पैसेंजर्स नहीं आए थे बस में। नाउ oral comprehension check, question number 1, how did Wally save up money for her first journey? Was it easy for her? Answer is Wally had saved every stray coin meticulously that came her way. She resisted every temptation to buy peppermints, toys, balloons, etc. to save enough money for the bus trip. It had been really difficult for her as she had to control her urges and resist the temptation to be on the merry-go-round in the village fair. After making a lot of sacrifices, she was able to save 60 paisa for her first bus journey. Question number 2. What did Wali see on her way that made her laugh? Wali was overjoyed upon seeing a young cow, tall high in the tail high in the air, running very fast
right in the middle of the road, just in front of the bus. The driver sounded his horn loudly, repeatedly, so that the cow moved away from the path. But the more he honked, the cow became more frightened and galloped as fast as possible. Seeing all this, it appeared very funny to Valli, and she laughed out loud until tears rolled in down her eyes. Question number 3. Why didn't she get off the bus at the bus station? Valli's plan was only to take the bus ride and not roam around the town. She had painstakingly accumulated 60 paisa for her onward and return bus journey. She knew that she had limited money to travel by bus and would spend 30 paisa fare for her onward journey, go to the town, and then return by the same bus before her mother woke up from her afternoon nap. She neither had the money to roam nor around the town nor had time to explore it, so she didn't get off the bus at the bus station. Question number 4. Why didn't Valli want to go to the stall and have a drink? Why, what does this tell you about her? Valli didn't wanted to go to the stall as she had saved 60 paisa only for the bus journey. She didn't want it she didn't want to waste money on anything unnecessary as she had to return by the same bus at any cost. So when the conductor suggested she get down and get a drink for herself, she refused. He also offered to get her a drink in case she didn't have money, but still she refused. This implies that she was an independent girl who did not want to rely on anyone for her needs. Now fourth and the last part of this story. अभी तक ये story बहुत ज़्यादा interesting थी. Now won't your mother be looking for you? The conductor asked when he gave the girl her ticket. जब कंडक्टर ने वापस वल्ली को टिकट दी तो उसने उसको बोला क्या तुम्हारी मम्मी तुम्हें ढूंढ नहीं रही होगी? तो वल्ली ने क्या कहा? नो नो वन विल बी लुकिंग फॉर नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, शी सेड. द बस स्टार्टेड एंड अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट्स. फिर उसने कहा नहीं नहीं मेरे को कोई नहीं ढूंढ रहा होगा. और तभी बस शुरू हुई और वापस वो सारे वंडरफुल सीन्स उसको बाहर नज़ारे दिखे. Valli wasn't bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she had left the first time. But suddenly she saw a young cow lying dead by the roadside, just where it had been struck by some fast moving vehicle. Now, अब जैसे आप किसी रास्ते से एक बार जाते हो और फिर वापस उसी रास्ते से आ रहे होते हो तो आपको ऐसे बोर बोर फील होते हैं ना कि अरे ये सब चीज़ें तो देख ली, अब दोबारा देखने में क्या फ़ायदा. बट वल्ली बिल्कुल भी उसने ऐसा नहीं किया. वो बिल्कुल भी बोर नहीं हुई, ज़रा सा भी नहीं. और उसने वो हर चीज़ को उसी एक्साइटमेंट और उसी दिलचस्पी के साथ देखा जैसे उसने उसको फर्स्ट टाइम देखा था. बट सडनली उसने क्या देखा? उसने यंग काऊ को डेड देखा. डेड, वो मरी हुई पड़ी हुई थी रोड साइड पे, जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल. वही जहाँ एक जैसे कहते हैं ना तीव्र गति वाले वाहन से वह टकरा गई थी. देन isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? She asked the conductor. फिर उसने कंडक्टर से पूछा क्या ये वही काऊ तो नहीं है जो पहले हमारे बस के आगे दौड़ रही थी जब हम विलेज से टाउन जा रहे थे? द कंडक्टर नॉडेड and she was overcome with sadness. What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago had been suddenly lost its charm and its life, and looked so horrible, so frightening as it lay there, legs spread-eagled, a fixed stare in its lifeless eyes, blood all over. What do you mean by
spread eagled, spread out. फिर कंडक्टर ने क्या कहा? हाँ मतलब उसने सर हिलाया, नॉडेड मतलब सर हिलाया, हाँ बोला, और उस पर उदासी छा गई, मतलब वल्ली बहुत ज़्यादा उदास हो गई। और उसने कहा जो कुछ देर पहले एक सुंदर प्यारा प्राणी था, अब अचानक अपना जीवन और आकर्षण खो चुका था, और वहाँ पड़ा कितना भयानक, कितना डरावना दिखता था। टांगें दूर तक फैली, आंखों में एक बेजान स्थिर टकटकी, चारों ओर खून। वो बहुत ज़्यादा डर चुकी थी, सहम चुकी थी ये सब देखकर। द बस मूव्ड ऑन, द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर, dampening her enthusiasm. She no longer wanted to look out the window. अब बस दोबारा काव को देखकर चल पड़ी, बस आगे बढ़ी, और जो डेड काउ की याद उसे सताती रही। उसने उत्साह को ठंडा कर दिया कि मतलब जितना भी वो खुश थी, जितना भी एंथुजियास्टिक थी, अब वो बिल्कुल सब कुछ फीका हो गया। और अब वो बस के बाहर भी देखना नहीं चाहती थी, बस अब वो सहम गई थी, डर चुकी थी। शी sat thus glued to her seat until the bus reached the village at 3:40. She stood up and stretched herself. Then she turned to the conductor and said, "Well, sir, I hope to see you again." फिर अब क्या होता है कि वो अपनी सीट पर ऐसे कहते हैं ना, ग्लू लगा दो, ग्लू से चिपक गई हो, तो वो मतलब ग्लू से मतलब चिपकी हुई बैठी रही अपनी सीट पर जब तक बस गांव तक ना पहुंची। बस गांव में पहुंच गई थी 3:40 पर। तब वो कंडक्टर की ओर मुड़ी और उनसे कहा, श्रीमान, आशा है फिर मिलेंगे। ओके मैडम, he answered her, smiling. Whenever you feel like a bus ride, come and join us, and don't forget to bring your fare. और फिर उसने उसको मतलब मजाक करा उसके साथ कि ओके मैडम, ठीक है मैडम, और हंसा वो और बोला जब भी आपका मन करे बस की यात्रा करने का तो आ जाना और हमें मिल जाना, फिर हम चलेंगे। और और अपने 30 पैसे लाना मत भूलना, अपना फेयर लाना मत भूलना। फिर वो हंसी और उसने जंप कर लिया, मतलब बाहर कूदी बस के। देन अवे शी वेंट रनिंग स्ट्रेट फॉर हर होम। फिर वो सीधा अपने घर की तरफ भागी। व्हेन शी एंटर्ड हर हाउस शी वेंट हर मदर अवेक एंड टॉकिंग टू वलीज आंट, द वन फ्रॉम साउथ स्ट्रीट। दिस आंट वॉज अ रियल चैटर बॉक्स, नेवर क्लोजिंग हर माउथ वंस she started talking. फिर वली सीधा घर गई तो उसने घर में घुसते ही क्या देखा कि उसकी मॉम जागी हुई थी, उसकी मम्मी जागी हुई थी और बातें कर रही थी अपनी सहेली से, मतलब वल्ली की आंटी से। वो कहाँ से थी? साउथ स्ट्रीट से थी वो आंटी। और वो आंटी बिल्कुल ही चैटर बॉक्स थी। चैटर बॉक्स मतलब कि बोलती रहते हैं, जो बोलते रहते हैं उनका मुंह कभी भी बंद नहीं होता जब वो बोलना स्टार्ट करते हैं तो। फिर एंड वेयर हैव यू बीन, सेड हर आंट व्हेन वल्ली केम इन। शी स्पोक वेरी कैजुअली, नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई, सो वल्ली जस्ट स्माइल्ड एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विद देयर कॉन्वर्सेशन। और तुम कहाँ गई थी? जब वल्ली अंदर आई तो उसके आंटी ने कहा, वो बस ऐसे ही बोलती थी विदाउट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई, तो उसने बस मुस्कुरा दिया और उसकी मम्मी और उसकी आंटी फिर से बातचीत करने लगी। देन यस, you are right, her mother said. So many things in our midst and in the world outside. How can we possibly know about everything? And even when we do know about something, we often can't understand it completely. Can we? फिर उन्होंने क्या बोला? हाँ तुम ठीक कहती हो, उसकी माँ ने कहा।
हमारे बीच और बाहर की दुनिया में इतनी सारी चीज़ें हैं। हम हर एक हम हर एक चीज़ के बारे में कैसे जान सकते हैं, और जब हम किसी चीज़ को जान भी जाते हैं तो प्राय उसे पूरी तरह समझ सकते हैं क्या? फिर ओ यस ब्रीथ वल्ली, वल्ली ने सांस लेते हुए कहा, अरे हाँ। तो व्हाट आस्क हर मॉम, व्हाट्स दैट यू से। फिर उसने कहा, क्या क्या कहना चाहती हो तुम? उसकी माँ ने वल्ली से कहा, ओह सेड वल्ली, आई वॉज जस्ट agreeing with that you said about things happening without our knowledge। फिर उसने कहा, अरे ओह मैं तो ना बस आपकी बात से सहमति जता रही थी कि what you said, कि जो भी आपने बोला कि चीज़ें जो भी होती हैं वो हमारी नॉलेज के बिना ही होती हैं, घटती हैं। मतलब कि हमारे जाने बिना कितनी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट, जस्ट अ चिट ऑफ अ गर्ल शी इज, said her aunt, and yet look how she pokes her nose into our conversation, just as though she were a grown lady। Pokes her nose मतलब takes an interest in something that doesn't concern her। तो उन्होंने क्या कहा, छोटी सी लड़की है ये, उसके आंटी ने कहा, और फिर भी कैसे हमारी बातचीत में इंटरेस्ट लेती है, मतलब रुचि लेती है, जैसे कि वह बड़ी औरत हो। फिर क्या हुआ कि Wally smiled to herself. She didn't want them to understand her smile, but then there wasn't much chance of that, was there? फिर वल्ली अपने पर मुस्कुराई। वह नहीं जानती थी कि वह उसकी मुस्कान को समझे। वो नहीं चाहती थी कि वो उसकी मुस्कान को समझे, परंतु उसके ज़्यादा पास अवसर नहीं थे। क्या थे? दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो और आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला हो कि कैसे डेथ अनसर्टेन है, कभी भी डेथ आ सकती है, कि एकदम हंसमुख हंसता खेलता चेहरा भी एकदम हमें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाए। तो तभी इसीलिए कहते हैं कि हमें सबसे बातचीत करनी चाहिए, किसी से नाराज़ नहीं रहना चाहिए। कब किसी का आखिरी दिन हो हमें नहीं पता, और अगर आपने कुछ ठान लिया है तो आपको उसको करके दिखाना है। बट जैसे उसने रिस्क लिया जाने का, आप ऐसे कभी मत करना। अब अपने पेरेंट्स, अगर आपको कोई चीज़ इंजॉय करनी है, अगर आपको कोई चीज़ एक्सप्लोर करनी है, या तो अपने पेरेंट्स या अपने मदर फादर या अपने ब्रदर सिस्टर के साथ ही, ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर या किसी भी रिलेटिव के साथ करना। अकेले कभी मत जाना, और कभी किसी से नाराज़ मत होना, फ्रेंड से, फैमिली मेम्बर से, पेरेंट्स से, क्योंकि हमें नहीं पता। डेथ बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है आज के टाइम में। कब किसका आखिरी दिन हो आपको नहीं पता। तो मतलब कभी भी ना, आजकल आपकी जनरेशन बहुत ज़्यादा खुंदक खा जाती है, कलप जाती है, गुस्सा हो जाती है हर किसी से। वैसे नहीं करना है, हमें हंसते खेलते रहना है सबके साथ। बाद में हमें रिग्रेट हो कि अरे हाँ, ये हमसे बात करना चाहता था बट हमने इससे बात नहीं करी। ऐसे करके आपको नहीं रहना है। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन आंसर्स। बहुत सारी बातें हो गई। थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1, what was Valli's deepest desire? Find the words and phrases in the story that tell you this. Valli's deepest desire was to take a ride on the bus that she saw every day from her house. The words and phrases in the story that depicts her desire are: an overwhelming desire, source of unending joy, stare wistfully and kindle in her longings, dreams, and hopes. Question number 2. How did Valli plan her bus ride? What did she find out about the bus? And how did she save up the fare? Valli had been carefully listening for many days to the conversations between her neighbors and the people who regularly used to use the bus, and asked a few discreet questions. She learned from them that the town was 6 miles away from her village, and the bus charged 30 paisa as fare for the onward journey,
and it took 45 minutes to complete a one-way bus trip. She also made up her mind to stay on the bus and return on the same bus, which would cost her 60 paisa to and fro. She was determined not to get down from the bus to roam around the town as she didn't have enough money. Yes, hence she saved 60 paisa meticulously and resisted all kinds of urges and temptations to buy peppermints, toys, etc. Even a ride on the merry-go-round at the village annual fair. It was Valli's secret adventurous bus trip that she had planned without her parents' knowledge. Question number three: What kind of a Valli? What kind of a person is Valli? To answer this question, pick out the following sentences from the text and fill in the blanks. The words you have filled in are the clues to your answer. So let's start with the first. Valli was a confident 8-year-old girl who believed that her age was not a limiting factor for her to travel alone in the bus to the town. She considered herself to be a grown up person and also acted like one. First one is stop the bus, stop the bus. A tiny hand was raised commandingly. Second, yes, I simply have to go to town, said Bully, still standing outside the bus. Third, there is nobody here who is a child, she said haughtily. I have paid my 30 paisa like everyone else. Fourth, never mind, she said, I can get on by myself. You don't have to help me. I'm not a child, I tell you, she said irritably. Fifth, you need not bother about me. I can take care of myself, Wally said, turning her face toward the window and staring out. Last, sixth. Then she turned to the conductor and said, well, sir, I hope to see you again. Question number 4. Why does the conductor refer to Valli as madam? The conductor called Valli as madam as she behaved like a grown up woman and responded irritably to being referred to as a child. She was an 8-year-old girl and considered herself old enough to travel alone on the bus. Besides, she also refused his help when he extended his hand to help her get on the bus. She replied commandingly that she could manage to get on the bus on her own. Question number 5. Find the lines in the text which tells you that Valli was enjoying her ride on the bus. Answer is Valli thoroughly enjoyed her bus ride to the town. The following lines from the text are proof that exhibits her excitement. First, Valli devoured everything with her eyes. Second, the bus was now going along the bank of a canal. The road was very narrow. On one side, there was the canal, and beyond it, palm trees, grassland, distant mountains, and the blue sky. On the other side was a deep ditch, and then acres and acres of green fields, green, as far as the eye could see. Third, oh, it was all so beautiful. Fourth, everyone laughed, and gradually Valli too joined in the laughter. Next, suddenly, Valli clapped her hands with glee. A young cow, tail high in the air, was running very fast right in the middle of the road, right in front of the bus. Next, somehow this was very funny to Valli. She laughed and laughed until there were tears in her eyes. Last, Valli wasn't bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she had felt the first time.
Next, why does Wali refuse to look out the bus? Look out the bus. Look out of the window on her way back. Sorry. Answer is Wali refused to look out of the window on her way back to her village because she was upset seeing the dead body of the cow that was running towards the bus while she was going to town. The poor animal was hit by some fast moving vehicle on the road. She was overcome with sadness and extremely frightened to look outside the bus window as the memory of the cow was haunting her. Question number 7. What does Valli mean when she says, I was just agreeing with what you said about things happening without our knowledge? When answer is when Valli's mother casually mentioned that there are certain things that happen around them without their knowledge, Valli instantly agreed with her mother's words and said, I was just agreeing with what you said about things happening without our knowledge. She was happy about her adventurous bus trip to the town, which she had taken without the knowledge of her parents. Last question, question number 8. The author describes the thing that Wally sees from an 8-year-old's point of view. Can you find evidence from the text for this statement? Yes, the author had described various things from an 8-year-old's point of view. Some of these include she was fascinated by the bus, and watching the bus filled with new set of people each time was a source of unending joy for her. The author described the color and look of the new bus with its outside painted a gleaming white with some green stripes along the sides. Inside, the overhead bars shone like silver. Through this description, the author wanted to express how a child would be attracted toward the color of the bus. The seats were soft and luxurious. This description implies that the author wanted to show the excitement of a child traveling in the luxury of a bus for the first time. The blue sky and acres of green fields show the zeal and enthusiasm of a child. Further, when Wally sees the cow running in front of the bus, this fascinated her too. Whereas the sight of a dead cow brings tears to her eyes, the memory of the cow haunted her, and she refused to look outside the window on her return journey. These are some of the lines which beautifully describe the typical reactions and behavior of an 8-year-old child in an ideal manner. Speaking and writing part, you have to do it by yourself. Now, let's come to the poem. The tale
of Custard the Dragon. What is in this chapter? This beautiful poem is written by Ogden Nash. Ogden Nash wrote over 400 pieces of comic verse. The best of his work was published in 14 volumes between 1931 and 1972. His work is perhaps best described in this poetic tribute by Anthony Burgess. He brought a new kind of sound to our literary diversions and didn't care much about breaking the poetic laws of the Medes and the Persians. He uses lines sometimes of considerable length that are colloquial and prosy, and at the end presents you with a rhyme. This bring together of the informal and the formal is what his genius chiefly loves. I am trying to imitate him here, but he is probably quite imitable. जो ऑगडेन नाश है, उन्होंने 400 से ज़्यादा कॉमिक वर्ड्स लिखे हुए हैं और जो उनके बेस्ट वर्क थे वो 14 वॉल्यूम्स में थे जो कब पब्लिश हुए थे बिटवीन 1931 और 1972। जितना भी उनका जो वर्क है, जो भी उन्होंने करा है, वो एक ट्रिब्यूट किसने लिखा उनके लिए? एंथनी बुर्गेस ने। वो ट्रिब्यूट यहाँ पे मैंने आपको पढ़ के बताया है। अब इस ट्रिब्यूट में क्या बताया है कि वो हमारे साहित्यिक विपथन में एक नई प्रकार की ध्वनि या स्वर लाए और मीडीज व पर्शियन के काव्य तात्मक नियमों को तोड़ने के लिए अधिक ध्यान नहीं लगाते थे। वह ऐसी पंक्तियों का प्रयोग करते थे जो कभी कभी ठीक लंबाई की होती थी, वह बोलचाल वाली तथा निरस होती थी और अंत में आपको लय प्रस्तुत करते थे। अनौपचारिक व औपचारिक को एक साथ लाने की विधा उसकी स्वभाव है और जो मुख्य रूप से सराही जाती थी, और मैं उसकी यहाँ नकल करने की कोशिश कर रहा हूँ, किंतु वह काफ़ी अनुकरणीय है। अब उन्होंने इसका इंट्रोडक्शन ये दिया है। नाउ लेट्स कम टू द पोएम. This poem is written in the style of a ballad, a song or a poem that tells a story. Ballad क्या होता है? एक सॉन्ग होता है या पोएम होता है जो एक स्टोरी बताता है। उन्होंने यही बोला है कि जो ये पोएम है ये बलाड के फॉर्म में लिखी है, जो एक सॉन्ग या पोएम को एक होता है जो एक स्टोरी डिपिक्ट करता है। यू मस्ट बी फेमिलियर विद ballads that narrate tales of courage or heroism. This poem is a humorous ballad close to a parody. Read it loud, paying attention to the rhythm. और वो बोल रहे हैं कि आप जानते ही होगे, फेमिलियर होगे, परिचित होगे किससे? बलाड से, जो सॉन्ग या पोएम होती हैं और वो क्या नरेट करते हैं? टेल्स, कहानियाँ किसकी? करेज की, साहस की और हीरोइज्म की। और वो कह रहे हैं कि दिस पोएम इज़ अ ह्यूमरस बलाड क्लोज टू अ पैरोडी। और जो ये एक पोएम है ये एक हास्यपूर्ण बिलाड है जो एक पैरोडी है। इसे ऊंचा पढ़ें और ध्यान रखते हुए लय पर, रिदम पर। Belinda lived in a little white house with a little black kitten and little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a रियलो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन। अब आप इसमें रिदम देख रहे हो, हाउस माउस वैगन ड्रैगन। आइए अब देखते हैं ये कहना क्या चाहते हैं कि बेलिंडा एक छोटे से श्वेत मतलब वाइट घर में एक छोटे काले
बिलौटे, बिलौटे क्या होता है? बिल्ली के बच्चे। एक छोटी एक छोटे सलेटी चूहे, एक छोटे पीले कुत्ते, एक छोटी 4 पहियों वाली गाड़ी, वैगन को हम गाड़ी बोलते हैं, और एक असली सच्चे छोटे पालतू ड्रैगन के साथ रहती थी। Now the name of the little black kitten was Ink, and the little grey mouse she called him Blink, and the little yellow dog was sharp as mustard, and the dragon was a coward and she called him Custard. अब इसमें भी आप रिदम देख रहे हो, इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड, कस्टर्ड। अब वो नेम्स बता रहे हैं कि लिटिल ब्लैक किटन का क्या नाम था? इंक। और लिटिल ग्रे को वो क्या बुलाती थी? ब्लिंक। और जो वो छोटा पीला डॉगी था वो सरसों की तरह एकदम चमकदार था, किंतु ड्रैगन डरपोक था और वह उसे कस्टर्ड कहती थी। क्या कहती थी? कस्टर्ड। अब इसमें क्या आप बताना चाह रही हैं इस पैराग्राफ में? कवि यहाँ पर उसके जो पेट एनिमल्स हैं उनके नाम बता रहे हैं कि कैसे उसने हास्यपद नामों की जानकारी यहाँ पर दी है। Custard the dragon had big sharp teeth and spikes on the top of him and scales underneath. Mouth like a fireplace, chimney for a nose, and truly daggers on his toes. अब क्या है कि spikes मतलब नुकीले, scales मतलब चमड़ी की परत, underneath मतलब नीचे, daggers मतलब कटारे। अब इसमें वो क्या बोल रही हैं कि जो ड्रैगन कस्टर्ड के बड़े नुकीले दांत थे और उसके ऊपरी भाग पर नुकीले कांटे थे, वो नीचे की ओर कड़ी चमड़ी की परत थी, उसका मुंह अंगीठी के समान था, नाक एक चिमनी थी और असल में वह सच में उसके पैरों की उंगलियों पर कटारे थी। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? यहाँ ड्रैगन का कितना मतलब उसका पूरा कैरेक्टर स्केच दे रही है कि वो कैसा है और तभी उसको डरपोक माना जाता है। नाउ Belinda was as brave as a full of bears, and Ink and Blink chased lions down the stairs. Mustard was as brave as a tiger in the rage, and Custard cried for a nice safe cage. अब आप इसमें भी देख रहे हो, बियर स्टेयर्स रेज केज। तो आइए देखते हैं इसमें वो क्या बता रही हैं कि पहले इसमें हम डिफिकल्ट वर्ड्स देखते हैं। अ बैरल फुल ऑफ बेयर्स मीन्स एक निडर व्यक्ति, चेस्ड मतलब पीछा किया, रेज मतलब क्रोध, केज मतलब पिंजरा। अब इसमें बिलेंडा बहुत निर्भीक थी और इंक व ब्लिंक सीढ़ियों के नीचे तक शेरों का पीछा करते थे। मस्टर्ड इतना ही बहादुर होता है जितना कि एक क्रोध से भरा हुआ बाघ होता है, किंतु जो कस्टर्ड है एक अच्छे सुरक्षित पिंजरे के लिए रोता था। इससे क्या पता लग रहा है कि उसके बाकी एनिमल्स कितने, बाकी पेट कितने स्ट्रॉन्ग है, बट जो कस्टर्ड है वो कितना ज़्यादा वीक है, डरपोक है कि वो पिंजरे में रहने के लिए रोता था। बहादुरी का उन्होंने यहाँ पे उनकी सारी बहादुरी का बखान किया गया है और बहादुरी का पता समय आने पर ही चलता है। नाउ नेक्स्ट, Belinda tickled him, she tickled him unmerciful. Ink, Blink and Mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in the little red wagon at the yellow cowardly dragon. अब इसमें अनमर्सीफुल, पेरिसिबल, वैगन, ड्रैगन। आइए देखते हैं इसके वर्ड मीनिंग्स। टिकल्ड मतलब गुदगुदाया, अनमर्सीफुल मीन्स निर्दयता से, रूडली मतलब असभ्यता से। अब इसमें वो क्या बोल रहे हैं कि बिलेंडा उसे गुदगुदाती थी और वह उसे
निर्दयता से गुदगुदाता था। इंक, ब्लिंक व मस्टर्ड उसे असभ्यता से परसीवल कहते थे। क्या कहते थे? परसीवल। वह सभी उस छोटी सी लाल गाड़ी में बैठकर उस असली सच्चे डरपोक ड्रैगन पर हंसते थे। इससे कि जो बेलिंडा है वो उसे दुख भी देती है, पीड़ा भी देती है, और वो सब पेट्स कैसे उस ड्रैगन पे हंसते हैं, इस पैराग्राफ में ये बताया है। बेलिंडा giggled till she shook the house, and Blink said, "Vic, which is giggling for a mouse?" Ink and Mustard rudely asked his age, when Mustard cried for a nice safe cage. Mouse house age cage. कैसे वो सारे उसके पेट एनिमल्स कैसे उस बेचारे कस्टर्ड को परेशान कर रहे हैं। अब इसमें डिफिकल्ट वर्ड्स देखते हैं। गिगल्ड मीन्स ही कर हंसना। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि बेलिंडा ही कर तब तक हंसती रहती जब तक कि वह सारा घर ही नहीं हिला डालती। ये एक ह्यूमरस वे उन्होंने करा है पोयम में। और ब्लिंक कहता, ओह कौन एक चूहे के लिए हंस रहा है। इंक और मस्टर्ड कहते, असभ्यता से उसकी उम्र पूछते, और कस्टर्ड एक अच्छे सुरक्षित पिंजरे के लिए रोता था। कि अब इसमें क्या वो शो कर रही हैं कि सभी पेट एनिमल्स ड्रैगन पर फब्तियां कसते हैं, उसको प्रवोक करते हैं, उनके अनुसार कायर होने पर उपहास करते हैं। नेक्स्ट, suddenly they heard a nasty sound, and Mustard growled, and they all looked around. Mewch, cried Ink, and oh, cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window. Sounds around Belinda window. अब क्या होता है? डिफिकल्ट वर्ड्स। नेस्टी मतलब अप्रिय, ग्रोल्ड मतलब गुर्राया, पायरेट मतलब समुद्री डाकू, विंडा मतलब विंडो को इन्होंने कर दिया विंडा विच मीन्स खिड़की। अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि वो कि अचानक उन्होंने अप्रिय आवाज़ सुनी, अनयूजुअल आवाज़ सुनी, और मस्टर्ड गुर्राया और उन्होंने चारों ओर देखा। इंक चिल्लाया म्याऊ, क्योंकि वो है कैट क्या ही करेगी, म्याऊ करेगी। और बेलिंडा चिल्लाई ओह, क्योंकि वहां एक समुद्री डाकू खिड़की पर चढ़ रहा था। ठीक है, नेक्स्ट। Pistol in his left hand, pistol in his right, and he held in his teeth a cutlass bright. His beard was black, one leg was wood. It was clear that the pirate meant no good. Right, bright, wood, good. Now, इसकी वर्ड मीनिंग्स हैं। कटलेस मीन्स कटार, पिस्टल मीन्स पिस्तौल। अब वो क्या कह रहे हैं कि उसके बाएं हाथ में पिस्तौल थी और उसके दाएं में भी पिस्तौल थी, और उसने अपने दांतों से एक चमकीली कटार पकड़ी हुई थी, और उसकी दाढ़ी काली थी और एक टांग लकड़ी की थी। यह स्पष्ट था कि एक समुद्री डाकू का इरादा कुछ अच्छा नहीं था। ऑब्वियसली कोई भी डाकू किसी गुड इंटेंशन से किसी के घर में नहीं कूदता, वो भी खिड़की से। अगर उसका इंटेंशन क्लियर होता तो वो डोर से भी आ सकता था, बट वो खिड़की के रास्ते से आया, मतलब उसका इंटेंशन गलत था। Belinda paled and she cried, "Help, help!" But Mustard fled with a terrified yelp. Ink trickled down to the bottom of the household, and little Mouse Blink strategically mousehold. Help, yelp, household, mousehold. Now, word meanings. Terrified yelp means डरी हुई चीख, फ्लेड मीन्स भाग गया, ट्रिकल्ड डाउन धीरे धीरे चले जाना,
स्ट्रैटेजिकली मीन्स रणनीति बनाई, रणनीतिक दृष्टि से। माउस होल्ड मतलब बिल में घुस जाना। अब इसमें वो क्या कह रहे हैं कि बेलिंडा पीली पड़ गई और वह चिल्लाई, बचाओ बचाओ। बट मस्टर्ड तो एक डरी हुई चीख के साथ भाग गया। इंक धीरे धीरे घर के नीचे वाले हिस्से में घुस गया और छोटा चूहा ब्लिंक रणनीतिक दृष्टि से बिल में घुस गया। एट द एंड बेलिंडा की किसी ने भी हेल्प नहीं की। बट अप जम्प्ड कस्टर्ड, स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, clashed his tail like irons in a dungeon, with a clatter and a clank and a jangling scream. He went at the pirate like a robin at a worm. इसके वर्ड मीनिंग अब लास्ट में देखो, जिसका वो मजाक उड़ाते थे कस्टर्ड, उसी ने ही उसकी हेल्प करी। वर्ड मीनिंग, स्नॉटिंग मीन्स नाक से फुफकारते हुए, क्लैश मीन्स झगड़ने लगा, आयरन्स मीन्स लोहे की सलाखें, डंजन मीन्स भूमिगत कैदखाना, क्लैटर मीन्स खड़खड़ाना, क्लैंक मीन्स टन टन, जैगलिंग मीन्स खनखनाती, स्क्वार्म मीन्स झटपटाहट, रॉबिन मीन्स छोटी चिड़िया, वॉर्म मीन्स कीड़ा। अब इसमें क्या होता है कि बट जो कस्टर्ड है एक इंजन की तरह फुफकारता हुआ ऊपर की ओर कूदा और भूमिगत कैदखाने की लोहे की सलाखों की तरह अपने पूंछ से विरोध करने लगा। वह खड़खड़ाते हुए, टनटनाते हुए और खनखनाहट के साथ झटपटाते हुए समुद्री वो जो डाकू है उसकी ओर ऐसे बढ़ने लगा जैसे एक रॉबिन चिड़िया एक कीड़े की ओर बढ़ती है। मतलब वो कितना पहले रोता रहता था बट वो उतना ही स्ट्रांग था और उसने लास्ट में उसी ने ही हेल्प करी। The pirate gaped at Belinda's dragon and gulped some grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets but they didn't hit, and Custard gobbled him every bit. Dragon, flagon, hit, bit. Now word meanings. Gulped means peely. Grog means sharab. Pocket flagon means जेब सुराही. Gobbled means भक्षण कर लिया। अब वो क्या बोल रहे हैं कि समुद्री डाकू भौचक्का हो बेलिंडा के ड्रैगन की ओर मुंह खोले देखने लगा, डर गया, एकदम सहम गया और अपनी जेबी सुराही से कुछ शराब पी ली। मतलब वो बहुत ज़्यादा होपलेस हो गया और उसने कुछ शराब पी ली ताकि उसमें और साहस आ जाए और वो उससे लड़ सके। उसने दोनों गोलियां चलाई किंतु वह दोनों ही नहीं लगी और कस्टर्ड उसके टुकड़े टुकड़े कर प्रत्येक को निगल गया। नेक्स्ट, Belinda embarrassed him, Mustard licked him. No one mourned for his pirate victim. Ink and Blink in glee did gyrate around the dragon that ate the pirate. उसने उसको ही खा लिया था पायरेट को। तो अब वर्ड मीनिंग्स है एम्ब्रेस्ड गले लगाया, लिक्ड मतलब जीभ से चाटना, मॉन्ड मतलब दुख प्रकट किया और गायरेट मतलब चक्कर काटना किया। बेलिंडा ने उसे गले लगाया, मस्टर्ड ने उसे जीभ से चाटा, अपना प्यार शो करा। किसी ने भी उसके शिकार समुद्री डाकू के लिए शोक नहीं मनाया। इंक और ब्लिंक खुशी से उस ड्रैगन के चारों ओर चक्कर काटने लगे जिसने समुद्री डाकू का भक्षण किया था। इससे उसकी बहादुरी दिखाई जा रही है ड्रैगन की और उन सब के इमोशंस की, कैसे उन सब ने अपने अपने तरीके से उसको प्यार किया, उसकी मतलब उसको मोटिवेट करा, इनकरेज करा कि तुमने हमारी जान बचाई, तुमने कर दिखाया।
But presently up spoke little dog Mustard. I had have been twice as brave if I hadn't been flustered. And up spoke Ink and up spoke Blink. We had have been 3 times as brave, we think. And Custard said, I quite agree that everyone is braver than me. अब क्या होता है? अब इसके पहले हम वर्ड मीन्स देखते हैं. फ्लस्टर्ड मीन्स घबराया. फिर क्या होता है कि किंतु अब छोटा जो वो डॉगी मस्टर्ड बोला, यदि मैं घबराया नहीं होता ना तो मैं इससे दुगना बहादुर होता. फिर उससे अधिक शेखी मारते हुए, मतलब शेखी मारी उसने इंक ने, और इंक व ब्लिंक बोले. पहले मस्टर्ड ने बोला कि अगर मैं घबराया नहीं होता तो मैं करके दिखा देता, मैं इससे दुगना बहादुर होता. और फिर शेखी मारने के लिए इंक और ब्लिंक बोले, हमें लगता है हम 3 गुना अधिक बहादुर होते हैं. और फिर कस्टर्ड ने कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि प्रत्येक मुझसे अधिक बहादुर है. उसने अभी भी, आप ये देखो कि ड्रैगन ने अभी भी अपने, मतलब उसने इतना अच्छा काम किया, उसने सबकी जान बचाई, बट वो अभी भी अपने वो एहसान नहीं मान, मतलब वो सब उसका एहसान नहीं मान रहे ना, और वो जता रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए इतना सब किया, इतना सब किया. वो अभी भी ग्राउंडेड है, डाउन टू अर्थ है, और वो बोल रहे हैं हाँ तुम सभी मुझसे ज़्यादा ब्रेव हो, शक्तिशाली हो. Belinda still lives in her little white house with her little black kitten and her little grey mouse and her little yellow dog and her little red wagon and her little pet dragon. अब वो क्या बोल रहे हैं कि बिलेंडा उसी अपने वाइट लिटिल हाउस में रहती है, जहाँ पे उसकी किटन, ब्लैक किटन है, लिटिल ग्रे माउस है, उसका एक येलो डॉग है, एक उसके पास गाड़ी है, और एक ड्रैगन है. बिलेंडा इज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स. ये वही वाली लाइंस रिपीट हो गई हैं. एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लाइन्स डाउन द स्टेयर्स. मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज a tiger in the rage, but Custard keeps crying for a nice safe cage. This is all about this poem. I hope आपको अच्छी लगी हो, आपको समझ आई हो, थोड़ा आपको हंसी भी आई होगी कि हमें भी किसी का भी ऐसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए कि ये कमज़ोर है, कमज़ोर है. हमें उसकी ताकत का बिल्कुल भी एहसास नहीं है. हमें नहीं पता कि वो कितना ज़्यादा शक्तिशाली. और ऐसा ही ड्रैगन के साथ था, वो सब उसका कितना मजाक उड़ाते थे. उसकी ओनर बिलेंडा भी उसका कितना मजाक उड़ाती थी, बट एट लास्ट उसी ने बिलेंडा और उन सब की जान बचाई. और वो फिर भी ग्राउंडेड था, उसने फिर भी एहसान नहीं जताया कि देखो, वो फिर भी सबको कह रहा था कि आप सब मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली हो. तो हमें ऐसे किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए कि रोता रहता है तो ये कमज़ोर है. सो लेट्स start with the question answers. Who are the characters in this poem? List them with their pet names. The characters in this poem are Belinda, a little girl, and her pets, a little black kitten, a little grey mouse, a little yellow dog, and a little pet dragon and a pirate. ये सब करेक्टर्स हैं. और अब उनके पेट नेम बताते हैं. किटन का है इंक, माउस ब्लिंक, dog Mustard, dragon Custard. Question number 2. Why did Custard cry for a nice safe cage? Why is the dragon called Cowardly Dragon? Answer is Custard cried for a nice safe cage because it was a coward and used to get scared easily. It is also called a Cowardly Dragon because everyone in the house is very brave. Belinda was as brave as a barrel full of bears. Ink and Blink could chase lions down the stairs. Mustard was as brave as a raging tiger, but Custard always cried for a nice safe cage as it feared a lot and wanted to stay safe from any danger. Question number 3. Belinda tickled him. She tickled him unmercifully. Why? Belinda tickled
Custard the dragon unmercifully because it was always very scared and cried for a nice safe cage. She rubbed her fingers, creating a tingling sensation that would disturb the dragon, and everyone would laugh at its cowardice. Question number 4. The poet has employed many poetic devices in the poem. For example, clashed his tail like iron in a dagon. The poetic device here is a simile. Can you, with your partner, list some more such poetic devices used in the poem? The poet answer is the poet has extensively used similes throughout the poem. One such simile was mouth like a fireplace. Also, he repeated, repetitively used the word little in the first stanza to emphasize that everything in Belinda's house, including her pets, was little in size. In the seventh stanza, the poet uses an incorrect spelling as a poetic device, such as winda instead of windows, that rhymes with Belinda's name in the previous line. Then, furthermore, the poet also used Saliteration in the tenth stanza in the sentences clashed his tail and with the clatter and the clank. In the 11th stanza, the poet used the term the pirate gasped and gulped some grog as some of the poetic devices in the poem. Question number 5. Read stanza 3 again to know how the poet described the appearance of the dragon. Answer is the poet described the appearance of the dragon custard as one which had big sharp teeth and spikes on top of its body and scales underneath. Its mouth was like a fireplace with a chimney like nose and sharp dagger like toes. Question number 6. Can you find out the rhyme scheme of two or three stanzas of the poem? The rhyme scheme of the two or three stanzas in of the poem is AABB. Question 7. Writer use words to give us a picture or an image without actually saying what they mean. Can you trace some images used in the poem? Answer is writers often use words and phrases that do not directly convey a meaning but are indicative of their related meanings. Such words or phrases are basically used to trigger our imagination into thinking and visualizing them like a painting with a hidden meaning. The poet has some images in the poet has used some images in the poem such as mouth like a fireplace, chimney for a nose, brave as a barrel full of beers, brave as a tiger in a rage, went at the pirate like a robin at a worm, etc. Question number 8. Do you find the tale of the custard the dragon to be a serious or a light-hearted poem? Give reason to support your answer. The tale of the custard the dragon is a very light-hearted and funny poem which was written in such a way that everyone enjoys it. The poem was composed with a fixed rhyme scheme that makes it interesting and enjoyable to read. The poet has also used the wrong spelling Winda instead of window to maintain the rhyme scheme with Belinda. In the seventh stanza, the poet also described the features of Belinda and her pets in a humorous manner. He compared Belinda's bravery to a barrel full of beers, her kitten Ink and Mouse Blink to be so brave that they could scare a lion down the stairs, and her dog Mustard was brave like a raging tiger. On the contrary, her dragon Custard is the only one who has been projected to be a coward who looks for a cage for itself and was made fun of often by others for its cowardice. However, when the pirate attacked the little house and everyone was scared, it was the same cowardly dragon the
who saved everyone and jumped, snorting like an engine on the pirate. It clashed its tail and charged towards the pirate like a robin at a worm and ate him. Although everyone made fun of the little dragon, it proved to be the bravest of all, hence, the poem is dramatically iconic, which is funny and reflects the fun and humorous side of the poet. Question number 9. This poem is ballad form, tells a story. Have you come across any such modern song or lyric that tells a story? If you know one, tell it to the class. Collect such songs as a project. This project and this question you have to do it by yourself, and writing part also you have to do it by yourself. This is all about your poem. I hope आपको ये अच्छी लगी होगी, फनी लगी होगी, आपने इसको एंजॉय किया होगा। चैप्टर भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और इमोशनल था, और उस चैप्टर से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिला, एज वेल एज पोएम से भी, कि हमें किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, हमें नहीं पता उसकी इंटरनल पावर उसके अंदर कितनी है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। विल मीट यू in the 10th chapter. Till then, take care everyone. Bye bye.